अमावस्या की रात, गहन अंधेरा। तो मैं अंधेरा गुप में मैं चप्पल टटोल टटोल के ढूंढ रहा था, तो कुछ ठंडा लगा, मैंने समझा मेरी रबड़ की चप्पल है, वो था सांप। और उसने ठक करके साहब अपना मारा मेरे राइट फुट के, जो आर्च ऑफ द फुट होता है ना साहब, मुझे 2 दांत अंदर जाते हुए महसूस हुए। और उस अंधेर मुझे दिखा कख नहीं, तो पाँव में नीला हो चुका था। मैंने कहा मंदिर में है, इससे अच्छा मरने की जगह कोई है नहीं। बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए हमारे 3880 अफसर जेसीओ जवान शहीद हुए। वही बांग्लादेश हमको आंखें दिखा हैं, वहां के मुल्ले हमको धमकी दे रहे हैं कि पूरा वेस्ट बंगाल, पूरा उड़ीसा, पूरा बिहार छीन लेंगे। अरे ये मुंह मसूर की दाल। मैं देख रहा था कि आपके इस लंबे स्पैन में जब आप कैप्टन रैंक को सुशोभित कर रहे थे, तभी आप अपने गुरु से मिलते हैं और मेडिटेशन। और आज भी मैं देखता हूँ कि एक सैन्य अधिकारी तो आप रहे, लेकिन आपके भीतर एक बहुत कोमल मन शुरू से रहा। वो नेचर से जुड़ता है, वो ईश्वर से जुड़ता है। और आपकी ये पुस्तक भी बताती है, कल की तू कहाँ है, इस किताब का जिक्र मैंने किया, स्वामी प्रणवानंद सरस्वती। तो जब आप 76 के आसपास अपने करियर के बिल्कुल, मैं नहीं कहूँगा एकदम बिल्कुल परवान शबाब पर हैं, और उसी समय संन्यास लेने की बात दिमाग में आ जाती है। जी देखिए, लोग बहुत हैरान होते हैं इस मिश्रण से, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि भारत की परंपरा, जो पुरानी परंपरा है, वो उसमें एक ब्रह्म क्षात्र शब्द आता है। हाँ, ब्रह्म क्षात्र, हाँ, कि जो ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, जो लड़ता है, जो वो ब्राह्मण जो लड़ता है। हाँ, इसलिए मेरे जो पूर्वज हैं, पिता की तरफ से परशुराम और माता की तरफ से द्रोणाचार्य, जी, तो ये लोग ब्रह्म क्षात्र थे। हाँ, ये वो ब्राह्मण थे जो लड़ते थे, जो शस्त्र और शास्त्र दोनों से लड़ते थे। हाँ, ठीक है साहब। जी। तो ये परंपरा कोई नई नहीं है, और ये बड़ी यूनिक इंडियन परंपरा है। और हमारी तो परंपरा है संत सिपाही। सिख धर्म में इससे अच्छा कोई आपको एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। संत भी है, सिपाही भी है। शिवाजी महाराज संत भी है, सिपाही भी है। तो ये परंपरा जिसमें कि दोनों हमारी जो स्ट्रेंथ, आध्यात्मिक और जंग का, ये मेल खाते हैं। देखिए, मैं जो लड़ाई के मैदानों में रहा हूं, मैंने 2 आवाजें मेरे को नहीं भूलती। एक है असीम शांति। क्या बात है। आप हिमालय पे 16,000 फुट, 17,000 फुट, 18,000 फुट पे बैठे, वहां के पत्थरों पे भी इंसान के थॉट्स के अभी इंप्रेशन नहीं है। I mean, it's so stark and still and silent. इससे बड़ी शांति मैंने कभी नहीं सुनी। और उसी पहाड़ी मैदान जंग में जितनी भीषण आवाज मैंने सुनी है, तोपें गड़गड़ा रही हैं, मोटर चल रहे हैं, एंटी टैंक गन्स धड़ाम धड़ाम करके फायर कर रही हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स फायर कर रही, मशीन गन्स टट चली जा रही है। दीज आर द 2 एक्सट्रीम्स ऑफ साइलेंस विच डिफाइन लाइफ। तो मेरे को शुरू से ही एक तो बहुत शौक था अध्यात्म का, फादर से, वो भी बहुत ध्यान करते थे, पाठ करते थे, वेदों के बारे में उनका बड़ा मन था कि मैं वेदों का अध्ययन करूं, ये करूं। तो शुरू से लगा दिया। शास्त्रार्थ करते थे मेरे साथ। मुझे अभी तक माय फॉन्डेस्ट मेमोरीज कि हम नर्मदा रोड पे चले जा रहे हैं, दोनों फादर एंड सन, और वो मेरे से बातें करते थे आध्यात्म की, इसकी उसकी। 9 साल से मुझे अच्छी तरह याद है कि वेद क्या हैं, उपनिषद क्या हैं, ये सब आ गया था। और मेरे को जब मैं जा रहा था फौज में, तो फादर साहब बड़े विचलित हुए। तो उन्होंने वहाँ एक जैन मुनि थे जो कि रामकृष्ण परमहंस के बड़े अनुयायी थे, और उनको ज्योतिष का शौक था। ज्योतिष विवेकानंद जी के गुरु के अनुयायी थे, रामकृष्ण परमहंस जी। उन्होंने बोला जाके तू उनसे मिल कि तेरे को कहाँ जाना चाहिए, ज्योतिष विद्या क्या कहती है। मैंने कहा डैड, मेरे को आई हैव नो फेथ इन, यू सी व्हेन यू आर यंग यू हैव नो फेथ इन एस्ट्रोलॉजी। तो मैं जो उसने बोला देखो तेरे को कुछ भी हो, गुरु का मिलना बहुत जरूरी है। और तब से मैं लग गया एनडीए के पहले से गुरु की खोज में। और करते 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 कोई ऑलमोस्ट 10-12 साल बाद
मेरे को मेरे गुरु के दर्शन यहाँ हुए, से आपकी मंत्र दीक्षा हुई। इनके बारे में पता कैसे चला आपको? मैं जा रहा था अपनी पलटन की तरफ सिक्किम में, तब मेरी पलटन सिक्किम के पहाड़ों में थी, ठीक है, चोला की ऊंचाइयों पे मैं था, जो सबसे फॉरवर्ड मोस्ट पास्ट है। तो आसाम मेल में जाते थे, तो बोंगाई गांव पे आसाम मेल, जो बड़ी आसाम मेल बंद होती है और मीटर गेज शुरू होती है। मीटर की तो सुबह सुबह हमको बैठना था, तो साहब मैं जाके बैठ गया जहाँ मेरी कंपार्टमेंट थी, फर्स्ट क्लास में मिलता था वारंट। जी। तो मैंने देखा कि एक बुढ़े से सज्जन आए हैं, वो मिल रहे हैं वो टिकट कलेक्टर से, वो जो टीसी होता है। बोले साहब मेरी बुकिंग कौन से में है? उसने बोला साहब आपका सी में है। कहते हैं आप ई में कर सकते हैं? बोला कहाँ मर्जी बैठना है साहब, वो फर्स्ट क्लास है, डे जर्नी है, तो बैठ जाओ। तो वो बेचारे अंदर आए कि उनको समझ नहीं आया मेरे मन में ये कि क्यों आई ये आवाज़। तो आगे देखा, कहते हैं नॉर्मली ऐसी चीज होती है जब किसी स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड पर्सन से मिलना हो। आगे देखा 2 कैप्टन बैठे यंग, और एक बेचारा हिप्पी बैठा हुआ वहां पे, अंग्रेज था वो, हिप्पी नहीं था वैसे, अंग्रेज था, बाल लंबे, जीन्स। तो मैंने देखा इसके चेहरे पे बड़ी शांति है, पीस, मतलब आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड। नहीं तो नॉर्मली ये लोग बड़े अनसेटल्ड से होते हैं, ये वो बड़ा ग्रेट पीस। फिर उसने किताब निकाली, पढ़ना शुरू किया, टिबेटन बुक ऑफ द डेड, इवान स्विड्स की किताब है। और मेरे को तिब्बतन बुद्धिज्म में बड़ा शौक था। मैंने तो टिबेटन भाषा सीखी है एक तिब्बती लामा से। तो मैंने देखा, मैंने कहा आर यू इंटरेस्टेड इन दिस, तू कहाँ जा रहा है? कहता है मैं रूमटेक की मॉनेस्ट्री में जा रहा हूँ, वहाँ के जो गेवा कर्मापा लामा है उससे मिलने। मैंने कहा अरे बाप रे, ये तो ये क्या चीज़ है? तो मैंने कहा कहाँ से आ रहा है? बोलता वाराणसी से आ रहा हूँ। मैंने कहा वहाँ कुछ शांति प्राप्त हुई? कहता हाँ। मैंने कहा वो तो तेरे चेहरे पे दिख रही। तो हम लोग ये बातचीत कर रहे थे, तो वो जो थाप थे ना, जो वृद्ध सज्जन मैंने बताया था, वो विंग कमांडर थे एयरफोर्स में, काफ़ी सीनियर रैंक, कर्नल के बराबर, वो विंग कमांडर थे। तो वो मुझसे पूछते हैं आर यू इंटरेस्टेड इन ऑल दिस? तो मैंने समझा यार ये आई एम विंग कमांडर यादव, ऐसे किया। तो बोला आर यू इंटरेस्टेड इन ऑल दिस? कहा हाँ यस सर आई एम इंटरेस्टेड। मैंने मतलब बड़ी रुखाई से बोला। तो कहने लगे डोंट गेट मी रॉन्ग, बट मैं सीरियसली जानना चाहता हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत शौक है। तो बोले किसको फॉलो करते हो? मैं कहा श्री अरविंद को। कहते श्री अरविंद तो नहीं रहे, अब माता श्री जो थी श्री माँ, वो भी नहीं रही। तो आर यू एडवांस्ड एनफ टू बी इन स्पिरिचुअल टच विद देम इवन नाउ? तो मैंने कहा मैं तो ऑर्डिनरी आदमी हूँ, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर अ गुरु। तो आई थॉट कि ये इंटेलेक्चुअल तरीका है विच आई कैन रिलेट टू। इसे देखो मैं उनके आश्रम हो चुका हूँ। मैंने कहा है आप जा चुके हैं? क्योंकि मेरा बड़ा मन था कि मैं जाऊँ पौंडीचेरी। अब टाइम नहीं मिलता था, छुट्टी में आते थे 2 महीना, माँ बाप फिर कहाँ जाने देते हैं बच्चे को कि पौंडीचेरी जाएगा गुरु के आश्रम वगैरह। तो खैर वहाँ बातचीत होते होते उन्होंने मेरे को बताया मेरे गुरु के बारे में, प्रणवानंद जी, प्रणवानंद के बारे में। और तब मैं इनके पास पहुंचा, ध्यान सीखा। और जो बात आपने पूछी कि हर साल मैं जाता था, तो उस साल मैंने 7-7 घंटे ध्यान करना शुरू किया हुआ था। और मेरे को बहुत सुंदर एक एक्सपीरियंस हुआ, अनुभव हुआ। हिंदू धर्म इज ऑल अबाउट अनुभव, अनुभूति, दर्शन, श्रुति। कि वो किताब में लिखा है नहीं साहब, नहीं, क्या आपके लिए अनुभव है तब सत्य है, तब सत्य है। बहुत सुंदर बात कही आपने। तो मेरे को अनुभव हुआ गहन आनंद का, इतना कि मतलब मैं तो झिझोड़ गया पूरा बैलेंस। लेकिन वो आई स्थिति और फिर चले गई। तो मैं तड़फता हुआ गुरु के पास पहुंचा कि क्या हुआ क्या हुआ। तो वो बोला ये सोम की आनंद तेरे को प्राप्त हुआ, शुरू शुरू में झलकें आती हैं चली जाती है। तो मैंने कहा इसको स्थायी करने की विधि? कहते ध्यान करते रहे। अमावस्या की रात थी, तो मैंने मन में, उनको तो कुछ नहीं कहा, मन में मैंने प्रण साध लिया अगर ये है तो मैं पूरी रात बैठ के मैं ध्यान में बैठ जाऊंगा, और जब तक आंख नहीं खोलूंगा जब तक ये स्थिति परमानेंट या स्थायी नहीं हो जाती। ध्यान करना शुरू किया, 6-7 बजे ध्यान शुरू किया था, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2 के बीच में पुराना प्राचीन 12वीं शताब्दी का मंदिर है। वहाँ पे ये बैट्स
एक एक वो चमगादड़ निकली, इसका पंख मेरे मुंह पे लगा, ऐसे घबरा के आंख खोल ली। हाँ, देवी मंदिर के मूर्ति के सामने बैठ के ध्यान कर रहा था, आंख खोली और मेरी नींद खुल, मेरी मतलब ध्यान टूट गया। वहाँ अमावस्या की रात, गहन अंधेरा, एकदम मन में ख्याल आया कि लेट मी गो डाउन एंड हैव अ लीक एंड देन आई विल स्टार्ट अगेन। तो साहब मैं उतरा, कोई 60 सीढ़ियाँ हैं, दीप स्तंभ हैं दोनों, और नीचे 3 नाले आके मिलते हैं, तो सूखी रेत पे चप्पल छोड़ी थी। तो मैं अंधेरा गुप में मैं चप्पल टटोल टटोल के ढूंढ रहा था, तो कुछ ठंडा लगा, मैंने समझा मेरी रबड़ की चप्पल है, वो था सांप। और उनने ठक करके साहब अपना मारा मेरे राइट फुट के, ये जो आर्च ऑफ द फुट होता है ना साहब, मुझे 2 दांत अंदर जाते हुए महसूस हुए। और उस अंधेरे मुझे दिखा कख नहीं, अंधेरा घुप जंगल में, ठीक है। तो मैंने एकदम से, फौजी ट्रेनिंग होती है, जंप मारी कोई 2-3 फुट की, और शायद उसमें झटकार के उसको अलग कर दिया, ठीक है। और फिर मेरे को, जब मैं लीक कर रहा था अपने आप को, तो आई वाज ईजिंग माई सेल्फ, तो मेरे को लगा कि जलन बुरी तरह से वहां हो रही, जहां 2 दांत गए थे, और कुछ चढ़ रहा है टांग के ऊपर, धीरे धीरे धीरे, सॉलिड पेन। मुझे समझ नहीं आया हुआ क्या है। आई फिनिश, देन आई वेंट अप द टेम्पल के गर्भगृह में 40 वॉट का एक बल्ब था, उसमें मैंने अपना पाँव देखा, तो पाँव में नीला हो चुका था, दांत के 2 निशान थे, एक से खून बह रहा था, और एकदम से मन में कौंधा सांप। और साहब वहाँ पे नाग हैं, वहाँ पे गोल्डन किंग कोबरास भी है, मैंने सबसे दुनिया के सबसे देखे, सबसे जहरीला सांप। और 1 मिनट मेरे मन में खोदा सांप, ठीक है। और मैं साहब, तो मैंने कहा यार अब कोई फ़ायदा नहीं जाके स्वामी जी को जगाऊं, सेवादार को जगाऊं, ये करूं वो करूं, मेक अ ब्लडी न्यूसेंस ऑफ योर सेल्फ। मैंने कहा मंदिर में है, इससे अच्छा मरने की जगह कोई है नहीं। और ख्याल आ कि भाई प्राण कैसे त्यागे जाते हैं, तो बोले साहब सिद्ध आसन या पद्मासन में बैठ के प्राण त्यागने चाहिए, यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो मैं बैठने की कोशिश करी, मेरा पाँव सूज के इतना हो गया था, मेरी लोअर लेग सूज गई थी, और वो पेन मेरी थाई में चढ़ रही थी। तो मैंने बैठकर आंख बंद करने की कोशिश करी, गहरा काला कुआं। मैंने घबरा के आंख खोल रही, और जो 40 वॉट का बल्ब था ना, उसकी फिलामेंट पे ऐसे ताकना शुरू किया जैसे कि तिनका का सहारा लेता है डूबने। ये आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा था कि सांप काट ले तो सोना नहीं है, नहीं जाना, जागने, यू आर सपोज्ड टू स्टे अवेक। सो थोड़ी देर मैं बैठा रहा, मेरे को समझ नहीं आया मैं जिंदा हूँ कि मर गया, तो मैं चूटी काट के देख रहा हूँ, यू नो। तो फिर साहब क्या हुआ कि एकदम से मेरे मन में ख्याल आया, साला 26 साल का हूँ और मर रहा हूँ। मेरे कितने सारे साथी 21 साल पे बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी थी हम लोग, 19, 20, 21, और कईयों को बड़ी चोट लगी थी, घायल हुए थे और बच गए। तो उनसे जब मिले तो हम लोगों को बड़ी जिज्ञासा कि यार कैसा लगता था लास्ट टाइम में। एक दूसरे को पूछते थे। तो कहते हैं यार मन में बस यही ख्याल होता था, यार मैं 21 साल का हूँ, मैंने जिंदगी नहीं देखी, अगर कुछ देख के मरता तो इतना अधूरा ना फील कर रहा होता, भाई मेरी भी शादी हो जाती, बच्चे हो जाते, नॉर्मल लाइफ लेके चला जाता, ये फीलिंग आई। एग्जैक्ट वही ख्याल उस वक्त मेरे मन में आया, और मैं चौंक गया। अरे मैंने सोचा था शादी नहीं करेंगे, पूरी जिंदगी ध्यान करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। मैं चौंक गया कि अगर ये है तो तू तो वापस आएगा, ये लेके मर रहा है। उसी लास्ट थॉट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं कहा अगर ये लेके मर रहा है तू तो वापस जाने का फायदा ही नहीं तेरा कोई, यू नो। तो एकदम से मेरे को झटका सा लगा। खैर एनीवे, फिर देन मैंने जब अपनी सुई की तरफ देखा, ब्लैक डायल थी, रेड सेकंड हैंड था, 1 बार घूम गया, 2 बार घूम गया, 3 बार। मैंने कहा यार या तो बहुत जहरीला सांप नहीं है, या जहरीला है पर वो ऐसे करके इंजेक्ट नहीं कर पाया पूरा डोज, जो रेजिडुअल था फैंग पे वही लगी। तो मैंने कहा उसमें तो इलाज कराना पड़ेगा, नहीं तो गैंग्रीन शैंग्रीन हो जाए, कुछ हो जाए, और अब छोड़ दो तो यू कांट लीव इट ना। तो मैंने कहा यार जाके दिखाई लेते हैं यार वहाँ आश्रम में। तो मैं आश्रम में गया, बाबा को नहीं जगाया, 2:30 बज गए थे रात के। तो मैंने उनका जो एक सेवादार था वो गांव का ट्राइबल बॉय था, और उसको मैंने बिच्छू ऐसे पकड़ के उठा के फेंकते देखा है। तो मैंने कहा इसको जड़ी बूटी कुछ मालूम होगा। तो मैंने उसको
जगह सुदाम उठ में, तो वो बेचारा रात के 2:30 बजे, हाँ क्या हुआ? मैंने कहा किसी चीज़ ने काटा, देख क्या है? मुझे होप थी कि ये बोलेगा सांप नहीं है, ये कीड़ा है, ये है वो है। तो मैंने कहा अच्छा मैं भी छोड़ दूंगा, आई विल बी रिलीव्ड। तो उसने देखा ये तो सांप है वो भी हाफ स्माइल के साथ। तो मैं कहा बे साले कोई जड़ी बूटी मालूम है? तो कहता है मुझे तो नहीं मालूम, मैं बाबा को जगा। नहीं बाबा को मत जगा। एनीवे बाबा को जगाया। बाबा ने फिर मेरे को देखिए इस कविता संग्रह के शुरू में एक ये देखिए एक श्लोक है, नर्मदा स्तुति। नर्मदा स्तुति, हाँ। नर्मदाई नम प्रातः, हाँ, नर्मदाई नमो निशि, हाँ, नमस्ते नर्मदे तुभ्यम, हाँ, त्राहि माम विष सर्पदा। हाँ, एक देवी नर्मदा ही है जिसकी आत्मा में इतनी ताकत है कि नाक का काटा जहर भी वो उतार सकता है। ये तो सकती है। स्तुति का हिस्सा है ये तो। हाँ, ठीक जी। तो इसी तो मेरे गुरु महाराज ने मेरे को वो मंत्र पढ़ने को, जाप करने को दिया जी। मैं बिल्कुल ठीक भला चंगा आपके सामने हूँ। अगले सुबह डॉक्टर आया था और वो हैरान हो गया कि कौन सा सांप था, मैं कौन सा वेनम दूं, करेत का, कोबरा का, इसका उसका। मैंने कहा मुझे तो सिर पाँव नहीं दिखा, मेरे को तो अपना पाँव नहीं दिख रहा था, तो मतलब उसका सांप देखने की क्या बात। तो बोले मैंने गलत एंटी वेनम दे दिया तो तुम वैसे मर जाओगे। तो साहब उन्होंने कुछ नहीं दिया, मेरे को एंटीबायोटिक दी और चल दिया। ये अगर मैं जिंदा हूँ तो ये मंत्र की प्रणाम है इनको। ये शक्ति से। सर आपसे बात करने का तो ऐसा है, मुझे लगता है कि कहाँ उसका मैं शुरू करूं और कहाँ उसको ख़त्म करूं। जैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आपके व्यक्तित्व में इतने शेड्स हैं बख्शी साहब, और मैं ही क्या, इसको जब देखेंगे हमारे साथी, जब देख रहे होंगे, कोई ये सोच रहा होगा कि कितनी कितनी गहराई है आपके भीतर। एक दो सवालों के साथ मैं कंक्लूड करूंगा। एक, हमने आपको हमेशा देखा देश से जुड़े मसलों पर बहुत, लेकिन यहाँ मैं एक स्ट्रैटेजिस्ट, एक एनालिस्ट, मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब को सुनना चाहूँगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ हम कैसे जाएंगे आगे? आप फ्यूचर क्या देखते हैं आने वाले 20-25 सालों में? इन दोनों मुल्कों के साथ हमारा रिश्ता कैसा होगा और हमारी ताकत कैसी होगी, और क्या हमें करना चाहिए? ये एक सैन्य अधिकारी के नाते भी और एक डिप्लोमेट के नाते भी मैं सुनना चाहूँगा। देखिए साहब, हमने ये पूरी कथा शुरू की थी बांग्लादेश से। उस बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए हमारे 3880 ऑफिसर, जेसीओ जवान शहीद हुए। एंड टुडे देयर इज डेजा वू। वही बांग्लादेश हमको आंखें दिखा रहा है। वहां के मुल्ले हमको धमकी दे रहे हैं कि पूरा वेस्ट बंगाल, पूरा उड़ीसा, पूरा बिहार छीन लेंगे। अरे ये मुंह मसूर की दाल, आप बचा लो अपने आप को तो काफी है। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर को थ्रेटन करने की कोशिश कर रहे हैं। लाल मुनीर हाट में चीन को बोल रहे हैं कि अपना एयरबेस बनाओ, पाकिस्तान को उसका कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। सब इससे बड़ी दुश्मनाई की बात क्या हो सकती है? जब तक हसीना वाजिद थी इस देश में समृद्धि थी। देवर ग्रेट इकोनॉमी, डूइंग वेरी वेल, रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट कितना ये कर रहे थे। लेकिन आज बांग्लादेश ने चुना है जिहादी उपद्रव, उन्माद, back to East Pakistan. Even I haven't seen a country go back from colonialism, West Punjabi colonialism, back to colonialism. आजाद हुए और वो they want to become East Pakistan once again. तो something will have to be done about this country. और ये उपद्रव किया किसने है? CIA ने पाकिस्तान की ISI के साथ मिलकर, ठीक है, ISI के साथ मिलकर, और वहाँ की जमायत इस्लामी का सहारा लेके सारी स्टूडेंट यूनियन पेनिट्रेट करी। और एक जो है इन्होंने वहाँ पे एक अरब स्प्रिंग किया, एक कलर्ड रेवोल्यूशन करी, मैदान कू किया, ठीक है, जो कि इंटेलिजेंस वाले पैसे खिला कर करते हैं, ठीक है। और उन्होंने तख्ता पलट दिया हसीना वारिस का, एक ड्यूली इलेक्टेड सरकार का। मोहम्मद यूनिस को पैराशूट किया वॉशिंगटन से। What right has Mohammed Yunus got to rule Bangladesh? कौन सी इलेक्शन जीती है? किस तरह जायज है ये बंदा? आपने कहा where do you see Pakistan 20 to 25 years hence? I don't see Pakistan
20 to 25 years hence period. I see 4 different smaller countries. I see Sindh, बलूचिस्तान एक I अलग see है। Baluchistan, जी। I see Pashtунkhwa, and I पश्तूनख्वा। see Western Punjab. वेस्टर्न पंजाब। That also minus Sairekia. हाँ, 5 देश मुझे दिखते हैं। 5 देश I दिखते हैं। don't see West Pakistan. ये अपनी मौत मरेंगे। You see, रस्सी जल गई, ऐंठ नहीं गई। जी, फटीचर मुल्क हो गया है। जी। 2 रोज की रोटी अपने लोगों को खिला नहीं सकता। ठीक है, इकोनॉमिक तबाही हो रही है, सिविल वॉर हो रही है। और देखो साहब, आप बांग्लादेश में कू करा रहे हैं, आप भारत में जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म को फिर जगाना चाहते हैं, पंजाब में टेररिज्म फिर फैलाना चाहते हैं। दिस कंट्री डजंट डिजर्व टू एग्जिस्ट। और आपको इतना क्लियर होना पड़ेगा जितने आचार्य चाणक्य थे। एक कमजोर दुश्मन को छोड़ा नहीं जाता, एक घायल सांप को छोड़ा नहीं जाता, उसका सर कुचल दिया जाता। ये स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी होनी जी, चाहिए। जी। एंड वी मस्ट स्टार्ट विद बांग्लादेश। जो सिलीगुड़ी चिकन नेक है, चिकन नेक को फैलाकर एलिफेंट नेक बनना चाहिए। जो रांगपुर का डिस्ट्रिक्ट जो अंगूठे की तरह पोक आउट करता है बांग्लादेश से सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ, उसको काट देना साफ चाहिए। कर देना चाहिए। हमारा 17 कोर स्ट्राइक कोर पानागढ़ में लोकेटेड है, अगले साथ में। और वो कोई मैक्सिमम 1.5 या 2 दिन में, मैक्सिमम आप ले लीजिए 3 दिन में सफाया कर देगा पूरे रांगपुर डिस्ट्रिक्ट का। एक तो इनकी चिकन नेक है, ये तो हुई हमारी चिकन नेक। एक इनकी चिकन नेक है चिटागोंग हिल ट्रैक्ट के ऊपर, उसको पूरा काट देना चाहिए, ताकि जो पूरा चिटागोंग हिल ट्रैक्ट है वो भारत में त्रिपुरा में ग्रेटर त्रिपुरा के रूप में शामिल हो जाए। ये मेरे विचार हैं। आपके मन के विचार। कंक्लूड करूंगा, आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूं कि आगे की ज़िंदगी को आप कैसे देखते हैं अपनी? अभी तो मैं आपको देख रहा हूं कि आप पूरे युवा ही हैं। मुझे नहीं लगता कि 26 साल से कुछ ज़्यादा आपकी उम्र आगे बढ़ी है। अभी भी वही मासूमियत है, अभी भी वही ज़िंदगी के प्रति वही लस्ट है। फैमिली में क्या कुछ बच्चे आए सेना में, या उन लोगों ने? मेरा लड़का एक है और एक मेरी बिटिया है। तो मेरा लड़का जो था, जब वो हो गया बड़ा, मैं स्टाफ कॉलेज में कर्नल था, पढ़ा रहा था, मैंने कहा बेटा ज्वाइन करनी है, 6 जैक विल बी वेरी हैप्पी टू हैव यू। तो उसने मेरे को साफ बोला, डैड आई डोंट वांट टू लिव इन योर शैडो। अगर मैं फौज में गया सब बोलेंगे अपने बाप की वजह से तरक्की की है। तो ही चोज द मर्चेंट नेवी। अच्छा। और 19 साल की आयु पे वो निकल गया। पहला जहाज था उसका कोलंबिया में। और वहाँ तो ड्रग तस्करी और ये सब लॉर्ड होते। तो मेरी वाइफ घबरा गई, बोली कि आर यू श्योर ठीक जगह भेज रहा है? मैंने कहा भाई जहाँ बच्चे की चाह उसको जाने दो, इफ दैट इज हिज डेस्टिनी। पूरे समुद्र देख लिए उसने भारतवर्ष के कैप्टन बन के। फिर उसने वो छोड़ दी मर्चेंट नेवी, जब कमाने का टाइम आया डॉलर तो छोड़ दी। और ही स्टार्टेड हेल्पिंग मी विद मेकिंग वॉर डॉक्यूमेंट्रीज। वो परमवीर चक्र विजेताओं पे उसने 8 डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है। और देशभक्ति की भावना का संचार वो कर रहा है। मेरी बिटिया ने हिस्ट्री ऑफ आर्ट में डॉक्टरेट करी और अब वो बच्चों को हिस्ट्री को पॉपुलराइज कर रही है अपने चिल्ड्रंस म्यूजियम के माध्यम से। तो मैंने कहा बच्चों की अपनी मर्जी, लिव योर ओन लाइफ, फॉलो योर ड्रीम्स। बिल्कुल सही है। भारत विविधताओं का देश है, डाइवर्सिटी है, कल्चरल बात करें, लैंग्वेज की बात करें, लेकिन हम एक युद्ध उन्मादी राष्ट्र के तौर पे नहीं देखे गए। लेकिन हमें युद्ध के लिए एक तैयार राष्ट्र, वीरता की भावना से भरा हुआ राष्ट्र, इसकी चेतना की बड़ी ज़रूरत महसूस होती है। कई बार ऐसा लगता है कि हम युद्ध से या डरते हैं या उसको लेकर एक बहुत ही काल्पनिक एक सोच रखते हैं। इसको कैसे हमारे कैरिकुलम में, एजुकेशनल कैरिकुलम से लेकर, क्या हमें भी अनिवार्य करना चाहिए कि युद्ध प्रशिक्षण स्कूल और कॉलेजेस में ज़रूरी हो बच्चों के लिए? बिल्कुल, आपकी मानसिकता, साइकोलॉजी बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि आई थिंक वन थिंग हैपेंड टू अस, एंड यू नो व्हाट वाज दैट? महात्मा गांधी। He is a great saint. He mobilized the country, very good, mass mobilization, grassroots villages तक freedom movement को पहुंचाना, yes वो ले गए। लेकिन अंग्रेजों ने उनका बाखूबी इस्तेमाल किया। वो संत थे, he wanted अहिंसा परमो धर्म। लेकिन माफ कीजिए, अहिंसा परमो धर्म
महाभारत के शांति पर्व का वाक्य है। हमें केवल आधा वाक्य पढ़ाया जाता है, अहिंसा परमो धर्म। इसका दूसरा हिस्सा आपको मालूम? अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परमो धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा में हिंसा उससे भी उत्तम। बिल्कुल। और मैंने कहीं पढ़ा था सर कि भारतीय सेना का एक वाक्य है कि युद्धम प्रज्ञा, जहां जरूरी हो वहां युद्ध करो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जहां जरूरत है वहां युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं। देखिए, हम जो नॉन वायलेंस के नाम पर, अहिंसा के नाम पर कॉवर्डाइज नहीं सिखा सकते, बुज़दिली नहीं सिखा सकते। देखिए, लोग ज्यूइश होलोकास्ट की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें 6 मिलियन ज्यूज हिटलर ने मार डाले, गैस चेम्बरों में डाल डाले, यहूदी। क्या आपको मालूम, क्या आपने कभी हिंदू होलोकास्ट के बारे में सुना है? 10वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक 100 मिलियन हिंदूज वर स्लॉटर्ड, our women were raped, our temples were destroyed, broken, our cities were burnt, और हम अहिंसा का पाठ पढ़ रहे हैं। लानत है हम हमारे ऊपर यार। ये दिस इज व्हाट यू हैव लर्न्ड। लुक एट द ज्यूज, लात लगा रहे हैं। आज छू के देखो जरा, 7 अक्टूबर को उन्होंने 2700 मार दिए, ठीक है साहब, और जवाब में आज है 2,70,000 खत्म हो गए उनके दुश्मन। उन्होंने तो सबको ठोका है। यू सी, यू मस्ट लर्न द राइट लेसन्स फ्रॉम हिस्ट्री, प्रोवाइडिंग यू स्टडी हिस्ट्री। इतिहास हम पढ़ते नहीं। दोज हु डोंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और हम महाभारत की बात आपने की तो कृष्ण ने भी युद्धम प्रज्ञा की ही बात की है। हंसते हुए लड़ाई लड़ी है उन्होंने, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था। रावण से युद्ध भयानक हुआ और हाँ जरूरी था। उस वक्त आप अहिंसा बोल सकते थे नहीं सीता को देकर? आप नहीं बोल सकते। आपको अपनी प्राइड, अपने गौरव की रक्षा करनी है। सर, बहुत लुत्फ आया आपसे बात करके। मेरे पास शब्द नहीं है। I enjoyed it too. जी, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं, और मुझे लगता है कि जो इसको देख रहे हैं उन्हें इतना आनंद आया होगा, क्योंकि ये बात वो बात है। अब देखिए कि कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है। अशोक को युद्ध में ही अहिंसा की बात दिमाग में कौंधी, और बख्शी साहब जिस युद्ध में खड़े हैं, देखिए दोनों चीज़ें हैं उनके भीतर। आप इसको विरोधाभास नहीं कह सकते। वो अपनी गरिमा की भी बात करते हैं, अपने मेंटल पीस की तरफ भी जाते हैं, आध्यात्मिक अनुभूति से भी गुजरते हैं, और उसके साथ युद्धम प्रज्ञा की बात भी पूरी ताकत से करते हैं। आपको अपने इतिहास को पढ़ना होगा, आपको अपने इतिहास को समझना होगा। आप सिर्फ ऐसी चीज़ें व्हाट्सएप या नॉलेज से आप चीज़ें नहीं सीख और समझ सकते। अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए आपको सशक्त तो होना ही पड़ेगा। ये नटशेल में बात है। लेकिन मैं ज़रूर मैं देखता हूँ कि उनकी पर्सनैलिटी में कितने खूबसूरत रंग हैं, जो शुरू होते हैं जबलपुर से और बिखरते हैं देश की सीमाओं तक। और आज हम लोग ब्लेस्ड हैं कि एक ऐसे भारतीय सेना के गौरवशाली अध्याय को हमने जीडी बख्शी सर के साथ उसके पन्ने पलटे और उसे पढ़ा। सैल्यूट सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। मुझे दीजिए इजाज़त। इस पॉडकास्ट में इतना ही। नमस्कार।